हम बात करें शिमला नगर निगम चुनाव की, जहां सुबह से ही शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 8 बजे से मतदान हो रहा है। लगभग आधे घंटे का समय बाकी है जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो 2 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज सामने आया है 43.6% मतदान अभी तक हुआ है। शिमला में जिस तरीके से मौसम खराब है उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 102 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम जो एक वक्त पर शिमला में काफी दबदबा था और 5 साल के लिए शिमला नगर निगम चुनाव में सीपीआईएम ने कब्जा भी किया। इस बार सिर्फ 4 उम्मीदवार मैदान में उतार पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कहीं ना कहीं अपनी आमद दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह विधानसभा चुनाव में की थी। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है। शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और बढ़ चढ़कर शिमला की जनता ने वोट किया है। आपको बता दें कि बीते साल जून के महीने में ही शिमला नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन परिसीमन को जिस तरीके से वार्डों की परिसीमन पर उसे चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, उसके बाद से 41 से घटाकर 34 वार्डों की संख्या कर दी गई और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। इसलिए अपने आप में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक लगभग 43.6% मतदान शिमला में हो चुका है। पहले के मतदान के मुकाबले पूर्व में अगर देखा जाए तो इसे किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? अच्छा है या बुरा है? जैस्मीन, जिस प्रकार से मौसम खराब था, सुबह से ही लगातार बारिश थी, अब कुछ बारिश थमी है और ये उम्मीद की जा रही है कि एकदम हाई पोलिंग परसेंटेज में होगा। जो लोग घरों में थे, बारिश के कारण नहीं निकल पा रहे थे, वो अब निकलकर मतदान केंद्रों की तरफ पहुंचेंगे और धीरे धीरे लाइनें लंबी होंगी। और अगर अभी तक की पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो इतना खराब पोलिंग परसेंटेज नहीं है, क्योंकि अभी जो लाइनें होती हैं मतदान केंद्रों के अंदर उन सबको वोट डालने की परमिशन दी जाती है। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होगा पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो। इस बार उम्मीद है कि अधिक पोलिंग परसेंटेज होने वाली बात है, और क्योंकि बारिश अभी तक थी और अधिकांश लोग घरों में थे, नहीं निकल पाए थे। और ये हमारे पास जो अपडेट है ये भी कुछ थोड़ी समय पहले की है, तो ऐसे में काफी लाइनें अब देखी जाएंगी मतदान केंद्रों के बाहर। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और इसका एक और कारण भी है कि जहां जहां कांटे के मुकाबले हैं, कड़ी टक्कर है, क्योंकि 9 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। प्रत्याशियों की संख्या भी इस बार बढ़ी है, अब 104 तक प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी भी जो अपने करीबी होते हैं उनको फोर्स करते हैं मतदान केंद्र तक पहुंचने की। तो एक वो भी रीजन रहेगा जिसके कारण मतदाता अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे अब। और इसके अलावा महिला प्रत्याशी 53 हैं, तो उनकी तरफ से भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक, हर कैंडिडेट चाहता है कि अधिक से अधिक उसके समर्थक मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और उसी का कारण रहेगा कि इस बार मतदान भी प्रतिशतता भी बढ़ सकती है। और अब मौसम साफ हुआ है तो अब ये उम्मीद लगाई जाएगी कि अगले आधे घंटे में लंबी लाइनें मतदान केंद्रों के बाहर हो सके और जो लोग मतदान के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे वो अब मतदान के लिए धीरे धीरे पहुंचना शुरू होंगे। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिस प्रकार से गर्माहट इस ठंडक भरे माहौल में है, लगातार बारिश सुबह से हो रही है, टेम्परेचर में गिरावट है, लेकिन राजनीति के कारण जो गर्माहट आई है इस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल आज रहा और भाजपा ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर और उन आरोपों का खंडन किया है सीएम सुक्खू ने। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच अमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं या फिर क्या कुछ जानकारियां जुटा पाए हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय रह गया है जब ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? अमन, बिल्कुल, देखिए मैं संजौली के अंदर जो इंजन घर जगह है वहां पर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर मौजूद हूं। और ये 18 नंबर वार्ड है जहां ये पोलिंग स्टेशन मौजूद है। अभी आप देखिए मतदान के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और खासकर क्योंकि इससे पहले अगर दिन की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी भी थी, बारिश भी हुई, उसके बाद इस खासकर संजौली और इस एरिया में हल्का ट्रैफिक जाम भी था। और लोग क्योंकि 2 से 3 बजे तक लंच करते हैं या अपने दिन के
घर के काम जो है वो होते हैं, उसके बाद ही फ्री होने के बाद वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। और अभी आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो पूरी डिटेल चेक की जा रही है उनकी, और डिटेल चेक करने के बाद आधार कार्ड मैच किया जा रहा है साथ में, और उसके बाद उनको जहां पर ये पोलिंग के लिए मतदान के लिए जगह बना रखी है एक बॉक्स के अंदर, वहां जाकर मतदान जो है उनकी ओर से किया जा रहा है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो सुबह से जिक्र हम खास मुद्दों का कर रहे हैं कि शिमला से जुड़े हैं कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि पार्किंग की बात हो, बेसिक जो यहाँ पे सहूलतें जरूरतें हैं उनकी बात हो, तो उनको पूरा करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी। और इससे पीछे अगर देखें पॉलिटिकली तो सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, और नगर निगम भी, एमसी भी जो था, मेयर भी जो थे वो बीजेपी के थे। लेकिन उन 5 सालों में किस तरीके का काम हुआ उसका एनालिसिस लोगों ने किया है, और उसी बेसिस पर एक सर्टिफिकेट कहें, एक फीडबैक कहें, वोट के जरिए लोग देंगे। और इस बार खासकर ये भी है कि सरकार सत्ता बदली है, कांग्रेस की सरकार है, और इससे पहले जो पिछले 2 साल पहले 4 जगह चुनाव हुए थे, जिसमें पालमपुर, धर्मशाला, मंडी, तो वहां पर जब चुनाव हुए थे तब भी 2 से 2 का जो टक्कर थी वो रही थी। और इस बार देखने को क्या अलग है, बिल्कुल अमन, कांग्रेस इसलिए दावा कर रही है जीत की हैट्रिक का, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे मंडी संसदीय क्षेत्र और जो उपचुनावों की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी एक प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की, और अब कांग्रेस इसीलिए काफी उत्साहित है नगर निगम चुनाव के लिए, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि शिमला की जनता भी शायद बदलाव चाहती है। अमन, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि आप पंजाब से आते हैं, और शिमला में अगर आम मुद्दों की बात हो तो पार्किंग की समस्या और पानी की समस्या बहुत बड़ी है, और इन्हीं दावों के साथ कांग्रेस पार्टी और भाजपा जो है वो जनता के बीच जा रही है। क्या इन मुद्दों को एड्रेस किया गया है? क्योंकि आपने भी धरातल पर लोगों से बातचीत की होगी, पोलिंग स्टेशंस पर भी लोगों से आपने बातचीत की होगी, बहुत से वार्डों में यही 2 अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी। अब देखिए, अगर शिमला की खासकर बात करें, हालांकि हिमाचल को जितना मैंने देखा है या कवर किया है अपने जर्नलिज्म के करियर में, तो हिमाचल में एक तो एक्सेसिबिलिटी, दूसरा कनेक्टिविटी, चाहे वो नेटवर्क जरिए हो, रोड जरिए हो, सुविधाएं जरिए हो, तो उसकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। शिमला में अगर आप देखिए तो जब स्नोफॉल होता है, बारिश करके बर्फ पड़ने के बाद जिस तरीके की समस्याएं रहती हैं, उससे लोगों को क्या सरकार नया राह निकाल रही है, और खासकर जैसे गार्बेज के लिए मैनेजमेंट क्या बना रही है, और पार्किंग को लेकर किस तरीके का नया प्लान है। जैसे 2 साल पहले मुझे याद है जब यहाँ पर शिमला में एसपी मोहित चावला होते थे तो एक पार्किंग के लिए प्लान भी अलग से बनाया गया था महिलाओं के लिए, जो रूरल एरिया खास करके शिमला का। अब भी आप देखिए डोडरा कुआर जैसा एरिया है जहाँ की कनेक्टिविटी ही नहीं है, हालांकि शिमला जिले में वो एरिया पड़ता है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी 6 महीने के लिए बंद वो हो जाता है, अब तक सड़क वहां तक नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं जरूर है जो लोगों के जहन में होती हैं, लेकिन एमसी चुनाव में जहां तक बात है तो शिमला सिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, और शिमला सिटी में खासकर पार्किंग के साथ साथ गार्बेज मैनेजमेंट, और उसके अलावा आप देखिए कि जो नया स्मार्ट सिटी का यहाँ पर मुझे बाहर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। अमन, अगर संभव हो उनसे बातचीत कर पाना, किन मुद्दों को जहन में रखकर उन्होंने मतदान किया है? अमन, बिल्कुल, देखिए इस समय मेरे साथ जो वोटकास्ट, आपने वोटकास्ट की है? हाँ जी, हाँ जी। अब एक बार तो क्या नाम है आपका, और कौन से मुद्दे जहन में हैं आपके वोटकास्ट करते समय जो आए कि ये मुद्दे हैं, इस बार मैं ये सोचकर वोट डालूंगा? मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं संजौली निवासी हूँ, काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर रहते हैं। संजौली के लगभग पिछले 60 वर्ष से हमारा परिवार यहाँ का निवासी है। देखिए, ये हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इमोशंस पे जाकर के कई बार वोट डाल देते हैं, और असल मुद्दे जो हैं वो कई बार पीछे छूट जाते हैं। जैसे कौन? पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में शिमला में, पीने के पानी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2018 में ये एक नेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो गई थी, जबकि लोग बाल्टियां लेकर के टैंकर्स के आगे कतारों में खड़े होकर के पानी भरने को मजबूर हो गए थे।
उस समय से स्थिति में सुधार आया है, लेकिन आज भी अगर कहें तो जितना पानी पीछे से मिलता है वो पानी घर घर तक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि गाड़ी रखने का मतलब एक सफेद हाथी रखना हो गया। वो एक सुविधा ना होकर के एक बोझ हो जाता है आदमी के ऊपर। और गाड़ी का जो आप सुविधा उठाना चाहते हैं वो सुविधा ना उठा करके आपको एक परेशानी हो जाती है कि कहीं आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो उसे खड़ी कहाँ करें सबसे पहले। ये भी है कि जैसे टूरिज्म से रिलेटेड सिटी है शिमला, पार्किंग के लिए जो जगहें बनाई भी गई हैं वहां पर रेट इतना ज्यादा है कि आम लोग जो यहाँ के सिटीजन हैं उनके लिए समस्या है कि कैसे पार्क करेंगे वहां पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। कई बार हमने अधिकारियों से उठाया, कई बार अपने विधायक जी, मंत्री जी से हमने इस मुद्दे को उठाया है कि भाई जो आप चार्जेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत प्रोहिबिटिव अमाउंट है उसका। 1000-1200 से ऊपर गाड़ी का चार्ज नहीं होना चाहिए पर मंथ का, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये चार्जेस इतने होने चाहिए कि आदमी ईमानदारी से जाकर के पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। जी अमन, उसके बाद फिर चलान होता है। आपको 3-3.5 हजार रुपए में या तो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसे, या उसे एक बोझ सा लगता है गाड़ी। कुछ समय बाद एक बोझ लगता है। जब लेता है बड़े शौक से लेता है आदमी गाड़ी, लेकिन जब खड़ी करने के लिए जाता है पुलिस वालों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं ड्यूटी से मजबूर होकर के इसके अलावा, अच्छा पार्किंग हो गया, गार्बेज हो गया, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी चीज है जिसके पास चलो गाड़ी नहीं होगी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे बाय फुट लोग सफर करते हैं, एमसी से क्या उम्मीद रखता है, एक आम नागरिक क्या उम्मीद रखता है कि ये तब्दीली होनी चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है प्रॉपर। संजौली की मैं बात करूँ, एक छोटा सा हमारा रोड के साथ एक पार्क था, उसे भी इन्होंने कुछ साथ में बिल्डिंग सी बना दी है, उसमें एक टॉयलेट था, वो टॉयलेट भी आज की डेट में नहीं है। टॉयलेट वगैरह ऐसी चीजें हैं और बच्चों को खेलने की कोई ना कोई जगह जरूर चाहिए। उनका प्रॉपर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ओपन जिम भी नहीं है शिमला में? जिम का बिल्कुल ठीक आपने कहा, जिम हमारे हर एक वार्ड में होना चाहिए। जिम हर एक वार्ड में होना चाहिए, कुछ सर ग्रीनरी होनी चाहिए जहां बुजुर्ग भी जा सके, बच्चे भी जा सके। जी अमन, ये दावे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में, घोषणा पत्र में ये तमाम दावे किए गए हैं। अमन, आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन राजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए आम जनता से बातचीत कर रहे हैं अमन इंजन घर में, और उनका भी यही कहना है कि पार्किंग की समस्या जस की तस है, पीने के पानी की समस्या जस की तस है। इसके अलावा पार्क्स की अगर बात हो गई, गार्बेज की अगर बात होगी, राजेंद्र ये वो तमाम मुद्दे हैं कि जब हम शिमला में रहते थे स्कूल टाइम से यही मुद्दे चलते आ रहे हैं, और आज जब हम नौकरी पेशे वाले हो गए हैं तब भी यही मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए जो नहीं होता है। हमने रैलियों में भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा कि वार पलटवार बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े चिट्ठे पड़े जाते हैं मैनिफेस्टो के, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आम जनता, शिमला का जो वोटर है वो खुद इस बात को मान रहा है। बढ़ी रही है, हर एक शहर की तरह शिमला की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आसपास जो जगहें हमारे पास खाली हैं, धीरे धीरे जब शिमला बढ़ा, शिमला फैला, तो वो अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई सिटी प्लान नहीं था शिमला का जिसके तहत शिमला स्थापित हुआ हो। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में शहरों को या मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को जिस प्रकार से जमीन मिलती गई, मकान बनते गए, और ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड ये शहर बन गया, जिसके कारण फिर ये क्रैश की स्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि जो सड़कें थी वो इतनी पॉपुलेशन को कैरी करने के लिए नहीं बनी थी, और जो सुविधाएं थी, चाहे वो पानी की बात हो, अंग्रेजों द्वारा ये सारी चीजें स्थापित की गई थी। हम कह सकते हैं 1700-1800 की वो समय था जब शिमला एक्सपेंड हुआ था, शिमला बना था। तो उस वक्त की पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर ये इस शहर में सुविधाएं बढ़ाई गई थी। उसके बाद क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर बस गई, पहाड़ी क्षेत्र है, आप अधिक एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती गई वैसे वैसे दिक्कतें आती गई। क्योंकि आपके वाटर सोर्सेज थे, पानी की दिक्कत शिमला में है, क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज थे वो इस पॉपुलेशन को पानी पिलाने के योग्य नहीं थे। इसके बाद फिर जब दूसरे बात करें, ट्रैफिक की हम बात करें, जो सड़कें हमारी थी वो सड़कें इतनी ट्रैफिक को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रखती हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, आप एक लेवल तक ही सड़कों को चौड़ा कर सकते हैं। इस बार हमने देखा कि स्मार्ट सिटी के तहत काम भी हुए, सड़कें कुछ एक हद तक चौड़ी भी हुई, लेकिन केवल वही सॉल्यूशन नहीं है। अब अलग अलग
वेज की बात की जा रही है, चाहे वो रोपवे की बात हो या फिर बाईपास निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा एक बाईपास निकाला भी गया है, इसके अलावा अन्य बाईपास निकालने की कोशिशें की जा रही है और मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है कि ट्रकों को रोको या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट की और व्यवस्था करो या टनल निकालो। तो इस तरह के तमाम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश अलग अलग सरकारों की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस पॉपुलेशन के लिए शहर को बसाया गया था, अब शिमला की पॉपुलेशन उससे कहीं अधिक हो गई है और पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में एक्सपेंशन एक स्तर तक हो सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में सभी व्यवस्थाएं हुई और कोई प्लान, शिमला डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाया, जिसकी हमने देखा पिछले दिनों काफी चर्चा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी आए कि डेवलपमेंट प्लान शिमला का हो, लेकिन कुछ पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो सजेशंस आए थे उनको हो या फिर एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उनकी निगरानी में डेवलपमेंट प्लान बने। तो तमाम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आए हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल का इंटरफेयर भी रहा, फिर कोर एरिया यहाँ पर है, ग्रीन एरिया यहाँ पर है। तो ऐसे में पर्यावरण को भी बचाए रखना है और सुविधाओं को भी बढ़ाना है। बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है, शासन के सामने भी है, चाहे वो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं उनके सामने भी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं वो आपको एक लिमिट तक करना होगा। उसके बाद फिर आपको ग्रीन एरिया देखना होगा, आपको कोर एरिया देखना होगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो तमाम वो चीजें भी है जो आपको कैरी करके चलना होगा और शिमला को डेवलप भी करना होगा। राजेंद्र, और शिमला की कहीं ना कहीं टोपोग्राफी भी उस तरीके की है कि डेवलपमेंट करने में यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। राजेंद्र, अगर इन चुनावों की हम बात करें, शिमला नगर निगम चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक साल के अंतराल के बाद, एक साल के इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहा है। काफी खींचातान भी इस चुनाव में देखने को मिली और दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियों की वर्चस्व का भी सवाल है। जहां सीएम सुक्खू की लोकप्रियता को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका एक तरीके का ये टेस्ट है कि क्या जनता तक वो पहुंच पाए हैं, इन 5 महीनों में जनता से कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं। वहीं भाजपा के लिए भी वर्चस्व का सवाल बना हुआ है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल जैस्मिन, 5-4 महीने का समय कांग्रेस को हुआ है अभी सत्ता संभाले हुए। तो ऐसे में अब नतीजे किस तरफ रहते हैं उसी तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू करेंगे, अपने अपने हिसाब से समीकरणों को भी उठाना भी शुरू करेंगे। कांग्रेस के नजरिए से अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस नगर निगम चुनाव जीतती है तो ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा कि प्रदेश सरकार के काम के ऊपर मोहर है। जो इम्प्लीमेंटेशन पिछले 4 सालों में, पिछले 4 महीनों में कांग्रेस सरकार ने की, ये जनता की उसके प्रति समर्थन है, उसके ऊपर हामी है। वहीं अगर भाजपा की तरफ से देखें और भाजपा अगर जीतती है तो फिर वो नाराजगी इसको कह सकते हैं नगर निगम में सरकार को लेकर, सरकार के कार्यकाल के ऊपर जनता की नाराजगी के पक्ष में दर्शाएगी। लेकिन हो जो भी नतीजा जिस तरफ भी आए, कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की यही रहने वाली है कि जो लोकसभा चुनाव आगे आने वाले हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एंगल मिले, उनके लिए एक बूस्टअप मिले कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में। क्योंकि शिमला नगर निगम में इलेक्शन होते हैं, शिमला में चुनाव होते हैं, पूरे प्रदेश की जनता शिमला में रहती है। तो ऐसे में एक वाइब्रेशन की तरह भी इन चुनावों को यूज किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के लिए एक मैसेज स्प्रेड के लिए राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देना शुरू भी करेंगे। जैसे ही 4 तारीख को हम देखेंगे नतीजे आएंगे उसके बाद, तो दोनों राजनीतिक दल फायदा लेने की कोशिश करेंगे इन चुनावों से, अपने अपने नजरिए से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार चाहे जो भी हो मुद्दे, चाहे प्रचार जिस मर्जी ने किया हो, मुख्यमंत्री ने प्रचार किया हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया हो, जयराम ठाकुर ने प्रचार किया हो, जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे ही हैं। आज जब भी हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं, मतदाताओं के जहन से यही चीजें निकल रही हैं, सड़क, पानी, ट्रैफिक, उसके अलावा साफ सफाई, जो स्थानीय मुद्दे हैं और ये हिमाचल का ट्रेंड भी रहा है। अब तो विधानसभा चुनाव में भी सबने देख लिया कि आपने पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व ला दिया, बड़े से बड़े चेहरे को आपने जमीन पर उतार दिया, लेकिन मुद्दों से हिमाचल की जनता नहीं भटकती। और शायद यही कारण है कि जब विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले शिमला का नगर निगम चुनाव होता था तो उसे विधानसभा का लिटमस टेस्ट कहा जाता था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि शिमला एक ऐसा जिला है जहां पर हिमाचल के बहुत सारे वर्ग के और बहुत सारे इलाकों के लोग यहां पर आके सेटल्ड होते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर कर्मचारी
व्यापारी वर्ग हो, जो दो मुख्य वर्ग हिमाचल में माने जाते हैं। राजेंद्र, अगर इसके अलावा मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, जहां भाजपा केंद्र के मुद्दों, केंद्र की स्कीमों को गिना रही है, चाहे वो रोपवे हो, जल जीवन मिशन हो या स्मार्ट सिटी को गिना रही हो, वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने सारा का सारा केंद्रीय नेतृत्व शिमला नगर निगम चुनाव में आपने उतार दिया। हालांकि भाजपा की अपनी एक टेंडेंसी है काम करने की, अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उनका। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो बिखराव की स्थिति कांग्रेस में दिखी थी, कांग्रेस में हालांकि मौजूदा समय में जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को एकजुट प्रोजेक्ट करने में कांग्रेस इन चुनावों में सफल नजर आ रही है। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि सरकार है, नेतृत्व स्पष्ट है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में जो दिक्कत थी वो स्पष्ट नेतृत्व को लेकर थी, अब वो दिक्कत दूर हो गई है। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह बन गए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अब आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनको कांग्रेस लड़ रही है, चाहे वो नगर निगम चुनावों की बात हो या फिर लोकसभा चुनावों की बात हो या तमाम जो भी चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो एक दिक्कत कांग्रेस में थी स्पष्ट नेतृत्व को लेकर, वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह खुद लीड कर रहे हैं चुनावों को। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी हमने देखा कि काफी हद तक वो मौजूदगी रही, हर जगह उनका प्रेजेंस रहा, चाहे वो टिकट तय करने को लेकर हो या फिर चुनाव प्रचार की बात हो। तो ऐसे में ये दिक्कत कांग्रेस की दूर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो छोटी मोटी गुटबाजी है, छोटा मोटा प्रेशर समूह है, उनका अलग से वो बात है, वो मौजूद रहती है किसी न किसी राजनीतिक दल में। भाजपा की तरफ से अब जो स्टाइल है, भाजपा का वर्किंग स्टाइल है, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पूरी ताकत भाजपा की तरफ से झोंकी जाती है। जो संभव होता है वो इस चुनावों में भी भाजपा की तरफ से किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश आए, इसके अलावा जयराम ठाकुर ने, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उन्होंने लगभग हर वार्ड में जाकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, रोड शो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज किए और मैन टू मैन अप्रोच करने की कोशिश की। और तमाम जो पूर्व मंत्री उनको यहाँ नगर निगम चुनावों में झोंका गया। इसके अलावा प्रवासी प्रभारी बनाए गए, सभी विधायक भाजपा के और प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा था चाहे वो हार गए थे, उनको भी प्रवासी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई। तो जो पूरी स्ट्रेंथ भाजपा की थी वो नगर निगम चुनावों में लगाई गई। हालांकि कुछ प्रश्न भी खड़े हुए कुछ नेताओं की भागीदारी को लेकर, फिर चाहे वो सुरेश भारद्वाज के रोल को लेकर सवाल रहा हो, क्योंकि जब दृष्टि पत्र भाजपा की तरफ से जारी किया गया तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको इन चुनावों में नहीं दी गई। हमने देखा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल राजेंद्र, इसके अलावा एन समय पर फिर भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया, डॉक्टर राजीव बिंदल को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए राजेंद्र, और अभी मौजूदा समय में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सीएम सुखू इतनी भीड़ को लेकर मतदान केंद्र पहुंच गए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्रम में बदलाव करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन सभी आरोपों के साथ बहुत जल्द किस तरीके से भाजपा एक्शन लेगी ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। और राजेंद्र, लगभग 20 मिनट का समय रह गया है जब मतदान खत्म हो जाएगा। आप नजर बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए कि शिमला चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या चुनावी वायदे किए हैं, दोनों को चुनावी वादों में कितना अंतर है और कितनी समानता है, ये समझने के लिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जहां भाजपा ने 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने यह वादा किया है कि हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई होगी। एक निगम एक टैक्स सिस्टम लागू करेगी, भाजपा ने यह वादा किया है। वहीं दोहरी टैक्स प्रणाली को खत्म किया जाएगा, यानी ये लगभग सेम ही वादा है। भाजपा कह रही है कि हर मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाएंगे, और कांग्रेस कह रही है कि हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाए जाएंगे। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर मोहल्ले में व्यवस्थित पार्किंग सुविधा होगी और हर वार्ड में रियायती दर पर पार्किंग सुविधा दी जाएगी। गरीबों के लिए जहां धारा वहीं मकान, और खाली जमीन पर गरीबों को घर दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने वादा किया है, गरीबों को भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, जिसमें उन्हें घर देने की बात कही है। बिना एनओसी के पानी कनेक्शन मिलेंगे, भाजपा ने वादा किया। बिना एनओसी के पानी कनेक्शन का ही वादा कांग्रेस ने भी शिमला की जनता से किया है। पानी की समस्या शिमला में बहुत बड़ी है। नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। शिमला में नशा मुक्ति के
केंद्र बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने ये वादा किया है। जिस तरीके से शिमला का यूथ नशे की लत में संलिप्त होता जा रहा है, इसको लेकर ये वादा काफी महत्वपूर्ण है। हर मोहल्ले में ओपन जिम बनाएंगे। इंडोर स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की बात कांग्रेस ने भी कही है। वहीं शिमला में अंतिम छोर तक एम्बुलेंस रोड बनाई जाएगी और हर वार्ड में एम्बुलेंस रोड प्राथमिकता होगी। कांग्रेस ने भी ये वादा किया है। भाजपा ने वादा किया कि नई सब्जी और अनाज मंडी का काम में तेजी लाई जाएगी। सब्जी और अनाज मंडी शहर के बाहर बनाई जाएगी, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी का वादा किया है भाजपा ने, जिसको लेकर कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए थे और कांग्रेस ने वादा किया कि हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई की जाएगी। तो ये वादे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने मैनिफेस्टो में भाजपा और कांग्रेस ने किस तरीके से वादों को शामिल किया है। और जहां भाजपा सुलभ शौचालय बनाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस सुंदर पार्क बनाने की बात कर रही है। हालांकि शिमला की टोपोग्राफी को देखते हुए कुछ वादे काफी मुश्किल भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वादे किए हैं। आगे आने वाला समय बताएगा किस तरीके से इन वादों को दोनों ही पार्टियों में से जो जीत दर्ज करेगी कैसे पूरा करेगी। छोटा शिमला की जनता से कहना चाहता हूं कि आपने सभी को परखा। एक बार अपने बेटे संजीव चौहान पिंकू, जो आपके बीच में पिछले 4.5 साल से लगातार आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझे मौका दे, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। विकास की बात रही तो हमारे में पूर्व में रही पार्षद सुश्री विदुषी शर्मा जी ने विकास दिख रहा है। आप देखिए स्वयं सड़क चौड़े होने की बात है, फ्लाईओवर्स की बात है, इतना सुंदर जो है आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे मंदिर के सामने, जिसमें एक पूरे शिमला का एक शुल्क शौचालय बना है। आप नीचे ब्रॉकहॉस्ट की तरफ जाइए, स्ट्रॉबेरीज में देखिए सर, स्ट्रॉबेरीज में टाइल्स की बात है, सीवरेज की बात है, आपके जिम की बात है, बहुत सारी। और आप हिमालय भवन देखिए नीचे, जहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ आपके रास्ते की बात देखिए, स्ट्रीट लाइट्स की बात देखिए, साधना घाटी में एम्बुलेंस रोड की बात देखिए, ब्रॉकहॉस्ट में देखिए, आप गोरखू लॉज देखिए सर, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। गोरखू लॉज में 15 लाख रुपए सर वहाँ रास्ते के लिए लगे और एक सुंदर रास्ता बना है लोगों को चलने के लिए। लोग देखते हैं, लोग विकास को देखते हैं, जानते हैं। लोगों को आज बताना नहीं पड़ता है, लोग स्वयं जानते हैं कि विकास कौन कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे शिमला में देखिए आप, चारों तरफ घूम के देखिए, सड़कों का जाल जो है चौड़ा हो गया। तो भाजपा प्रत्याशी संजीव चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये दावा किया कि अगर भाजपा वापस आती है शिमला नगर निगम चुनाव में तो विकास के कार्य जिस तरीके से हो रहे हैं उसी गति से आगे बढ़ेंगे। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगभग 7 मिनट का समय रह गया है जब मतदान संपन्न हो जाएगा। सुबह 8 बजे से ही ये मतदान की प्रक्रिया जारी थी और शिमला की जनता ने घर से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।